चैप्टर 2368। जो दिखता है वही भाग्य है। 1। तुम्हारी भविष्यवाणी करने की शक्ति सच में बहुत जबरदस्त है, लेकिन झंग यी ने मुझे तुम्हारी एक कमजोरी बताई थी। वो है कॉज एंड इफेक्ट से अलगाव। गाओ चंगकोंग ने ठंडी नजरों से दी शितिया की ओर देखते हुए सच्चाई कही। 100 से ज्यादा बार की गई सिमुलेशन लड़ाइयों के बाद और अपनी ताकत बढ़ने के साथ आखिरकार उसने इंद्र को हराने का तरीका खोज लिया था। जब उसका सुपर पावर इंडेक्स 36,000 पॉइंट्स तक पहुंचा तो उसका मेडिटेशन मुद्रा असली दुनिया के और भी करीब पहुंच गया था। अब वो दूसरों के कॉज एंड इफेक्ट को भी बदल सकता था। साइकिल ऑफ री इनकारनेशन और 7 ट्रेजर्स गोल्डन रैंक की टकराहट, ये भविष्य देखने और उसका तोड़ निकालने वाली 2 शक्तियों की भिड़ंत थी। इस वजह से वो लड़ाई के नजारे, जिन्हें 7 ट्रेजर्स गोल्डन रैंक पहले से देख सकता था, अब पूरी तरह उसके काबू से बाहर हो गए। इसका मतलब साफ था, गाओ चंगकोंग की लड़ाई की ताकत अब दी शितिया से आगे निकल चुकी थी। गाओ चंगकोंग ने अपनी सन व्हील होली स्वॉर्ड उठाई और दी शितिया की आखिरी सीढ़ी की ओर देखा। ये आखिरी बार है। अगर मैंने तुम्हें अब मारा तो इस बार तुम सच में मर जाओगे। इंद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। मौत का एहसास अब बहुत करीब आ चुका था। 6 बार के सिमुलेशन, हर बार नाकाम। जो भी तरीका अपनाया, गाओ चंगकोंग ने हर बार उसका वार रोक दिया और उसे कोने में धकेल दिया। इंद्र, अब तुम बस अतीत बनकर रह जाओ। मैं, गाओ चंगकोंग, भारत के राज्य की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। उसने दूर से तलवार चलाई और सन व्हील स्वॉर्ड से सुनहरी तेज रोशनी फूटी, जो एक विशाल ऊर्जा की लहर में बदल गई और पूरी तरह दी शितिया के सामने की जगह को निगल गई। लेकिन फिर भी इंद्र नहीं हिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। वो बचा नहीं, उसने अपनी रक्षा भी छोड़ दी। गाओ चंगकोंग को महसूस हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसने अपनी मौत पहले ही देख ली? नहीं, मैंने भाग्य देखा है। इंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जैसे खुद को किसी नियति के हवाले कर रहा हो। गरुड़ा, क्या तुम भूल गए? मैं आनंद शर्मा हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो आइस एज आने से पहले ही एक भविष्यवक्ता था। गाओ चंगकोंग की भौहें तंग गई। उसे समझ नहीं आया कि ये आदमी अब इस आखिरी चाल से कैसे निकलेगा। अगले ही पल वो पिंजरा, जो इंद्र को कैद करने के लिए बनाया गया था, जोरदार धमाके के साथ टूट गया। चारों तरफ गहरी, अभेद्य अंधकार फैल गया, यहां तक कि आसमान तक नजर नहीं आ रहा था। उस धुंधले काले धुएं से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। काले कवच में लिपटा हुआ, सिर पर मुकुट और आंखों में लाल दैत्य जैसी चमक। और जो चीज प्राइवेट पैराडाइज को तोड़ चुकी थी, वो थी उसके हाथ में पकड़ी हुई विशाल दोधारी तलवार। उससे निकलती भयानक शक्ति को महसूस करके गाओ चंगकोंग का चेहरा अचानक सख्त पड़ गया। एक और मेंटल पल्यूटर, दानव देवता समाल का अंधकार अपोसल प्रकट हो चुका था। इंद्र वही शांत खड़ा रहा और ठंडी आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं ही भाग्य हूं। आनंद शर्मा, वो भविष्यवक्ता प्रतिभा जो भारत में पैदा हुआ था, जिसके पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी। उसकी भविष्यवाणियां धुंधली और दूर होती थी, लेकिन कभी गलत नहीं। झंग यी का टाइम हैंड सिर्फ 5 सेकंड आगे देख सकता है, लेकिन आनंद शर्मा 5 साल, यहां तक कि 50 साल आगे देख सकता है। और उस तय भविष्य में आज उसकी मौत लिखी ही नहीं थी। इसलिए तलवारें और बर्छे सामने होते हुए भी वो बिल्कुल निडर था। मैं केओस को ढूंढने जा रहा हूं, यही मेरा सही रास्ता है। प्राइवेट पैराडाइज से आजाद होकर इंद्र ने वर्ल्ड ऑनर्ड वंस हेवनली नेट अम्ब्रेला उठाई और तेजी से निकल गया, 7 ज्वेल्ड गोल्डन स्टेप्स पर चढ़ता हुआ। जैसे जैसे वो सीढ़ियां एक एक करके बुझती गईं, गाओ चंगकोंग समझ गया कि उसने शैडो स्वॉर्ड्समैन की शक्ति से निकलने का सबसे सही रास्ता बना लिया है। लेकिन अब वो खुद कैसे निकलेगा? गाओ चंगकोंग ने उस शैडो स्वॉर्ड्समैन को घूरा
जिसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी और उसकी तरफ देखा। बस एक कदम दूर था। गांव चंगकोंग ने गहरी सांस छोड़ी। खैर, कम से कम ये आदमी अब झंगी का दुश्मन बनेगा तो कुछ तो हासिल हुआ। उसका ये कहना कि वो यांग एक्सएक्साइन के नियंत्रण में था और झंगी की कठपुतली बनकर दी शितिया पर हमला किया, वो भी उसके प्लान का हिस्सा था। अगर वो हार जाते तो आसानी से सारा दोष झंगी पर डाल सकते थे। इस तरह वो दी शितिया और झंगी के बीच दुश्मनी पैदा कर सकता था, और फिर चाहे जो भी मरे उसे फायदा ही होगा। फिर भी दिल के किसी कोने में उसे अफसोस रहा। इतना अच्छा मौका होते हुए भी वो इंद्र को नहीं मार पाया। गहरे डार्क सन फॉरेस्ट के भीतर सूखे और मुड़े हुए पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गोल खुला इलाका था। यहां की हवा बाकी जगहों से थोड़ी साफ लग रही थी। कम से कम वो डरावनी फुसफुसाहटें यहां हल्की थी। फेंगू एक विशाल पत्थर जैसे पेड़ के तने से टिककर बैठा था। उसके जले हुए हड्डी जैसे कवच पर नई दरारें उभर आई थी। इस जगह पर पागल मानसिक भ्रष्ट जीवों से टकराने का खतरा बहुत था, लेकिन यहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित थे, क्योंकि उसे पता था कि चांद के दोनों बड़े साम्राज्यों के लोग अब पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। अगर हम बाहर गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा, और जब यकीन हो गया कि आसपास फिलहाल कोई खतरा नहीं है, तो उसने पास बैठी चुप लड़की की तरफ देखा। शन लियक्सिंग ने चांदी सफेद चांद जैसी ड्रेस पहनी थी। इतनी साफ और सुंदर कि इस गंदे माहौल में अजीब लग रही थी। उसकी आंखें साफ थी, पर खाली सी देख रही थी। लंबी पलकों के नीचे हल्की कांपती सी झिलमिलाहट थी। लो, फेंगो ने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी सी सील की हुई डिब्बी निकाली। अंदर कुछ हल्की रोशनी देने वाली न्यूट्रिएंट पिल्स थी। उसकी भारी आवाज में भी अजीब नरमी थी। लड़की ने सिर हल्का झुकाया और सही दिशा में देखा, जैसे आवाज को पहचान लिया हो। उसने हाथ बढ़ाया और गोली को ठीक से पकड़ लिया। उसकी हर हरकत इतनी सटीक थी कि कोई नहीं कह सकता था कि वो अंधी है। धन्यवाद। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे हवा में हिलती घंटियों की आवाज। फेंगो ने उसे गोली लेते देखा और उसके चेहरे पर एक पल के लिए नरमी आ गई। उसने खुद भी एक गोली ली और फिर सतर्क नजरों से चारों तरफ सूखे पेड़ों के बीच देखता रहा। कितनी देर और चलना होगा? शन लियक्सिंग ने धीरे से पूछा। बस पहुंचने वाले हैं, फेंगो ने स्थिर आवाज में कहा। नाइट विच को ढूंढना है, वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देगी, फिर हम सुरक्षित होंगे। वो ये बात कई बार कह चुका था, पर हर बार उसकी आवाज में वही अटूट भरोसा होता था। शन लियक्सिंग कुछ पल चुप रही। उसकी पतली उंगलियां अनजाने में उसकी ड्रेस का किनारा सहलाने लगी। बर्निंग बोन्स, उसने धीरे से कहा, अगर हम ऐसे ही चले जाएं, तो बाहर के लोगों का क्या होगा? क्या हमारी वजह से उन्हें परेशानी नहीं होगी? उसका सवाल सुनकर फेंगू थोड़ा ठिठक गया। उसने लड़की के बहुत मासूम चेहरे की ओर देखा। वो आंखें जो दिखती तो खाली थी, पर लगता था जैसे किसी का दिल पढ़ लेती हो। तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं हो। उसकी भारी आवाज और भी नीची हो गई। इस दुनिया में जिंदा रह पाना ही सबसे बड़ी जीत है। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, वैसे भी बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। रुकना या जाना अब कुछ नहीं बदलने वाला। चैप्टर 2369, जो देखता है उसका कर्म। 1। फेंगू की बात सुनकर शन लायक्सिंग ने हल्के से सिर झुका लिया। उसके फीके पतले उंगलियां थोड़ी कस गई। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कि बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। कभी कभी उनकी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत दूर से भी। वो अपना मकसद बचपन से ही जानती थी। उसके आसपास के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जो भी चाहती थी उसे मिल जाता था। उसने बहुत सी अनमोल ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया था।
भले ही उसने कभी युद्ध की कला नहीं सीखी, पर उसकी शक्ति इतनी महान थी कि सिल्वर मून गार्डियंस भी उसका सम्मान करते थे। 50 साल की छोटी सी जिंदगी में उसने बस आजादी और सुकून देखा था। यहां तक कि जब उसकी प्यारी बहन एक्साइव ल्यूनियन ने उससे कहा कि एक दिन वो सिल्वर मून थ्रोन के देवताओं के लिए खुद को बलिदान करेगी, वो इसे भी शांत मन से स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन बर्निंग बोन्स से मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। वो मौत से नहीं डरती थी, लेकिन जब प्यार ने पहली बार उसके दिल में दस्तक दी तो उसने अपनी जरा सी सेल्फिश चाहत के चलते उसका हाथ थाम लिया और उस सुनहरी कैद से भाग निकली। बर्निंग बोन्स कुछ देर चुप रहा। वो जानता था कि शन लियक्सिंग जो कह रही थी वो सच था। उसकी अनुभूति शक्ति ऐसी थी कि वो चीजें महसूस कर लेती थी जो सामान्य लोग कभी नहीं कर पाते। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है और उस जिंदगी का एक मकसद। उसने गहरी आवाज में कहा, और मेरी जिंदगी का मकसद बस इतना है कि तुम खुश और आजाद रहो। बस। वो खड़ा हुआ। उसकी हड्डियों से बनी जली हुई कवच से कर्कश आवाज आई। अब हम काफी आराम कर चुके हैं, उसने कहा। हमें आगे बढ़ना होगा। जितनी जल्दी हम नाइट विच को ढूंढ लेंगे, उतनी जल्दी इन अदृश्य आंखों से छुटकारा पा सकेंगे। मीटियोर की ये अंधता जन्मजात नहीं थी। ये रेडियंट मून एम्पायर का दिया हुआ श्राप था, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा बहुत तीव्र थी। अगर वो नियंत्रण से बाहर हो जाती तो एक आग की तरह सब कुछ जला देती। इसलिए ये कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। साधारण इलाज से उसकी दृष्टि वापस नहीं आ सकती थी। शन लियक्सिंग ने आज्ञाकारी होकर सिर झुकाया और फेंगु द्वारा बढ़ाया गया हड्डी का कवच हल्के से पकड़ लिया। उसके हावभाव इतने सहज थे जैसे वो ये रास्ता उसके साथ बहुत दूर तक चल चुकी हो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, फेंगु अचानक मुड़ा और शन लियक्सिंग को अपने पीछे ढाल लिया। उसका जला हुआ कवच गहरे लाल प्रकाश में चमक उठा, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने से पहले उबल रहा हो। मृत पेड़ों की परछाइयों के बीच कुछ हरकत हुई। क्या एम्पायर के लोग फिर से हमारे पीछे आ गए हैं, मौत से डरे बिना? उसने अपनी कमर से तलवार का हत्था पकड़ा। आवाज ठंडी पड़ गई। मेरे पीछे रहो और जरा भी मत हिलना। शन लियक्सिंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसके फीके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, सिर्फ भरोसा। वो आने वाले खतरे को देख नहीं सकती थी, लेकिन वो बर्निंग बोन्स के कवच के नीचे तनावग्रस्त मांसपेशियों की हर हरकत महसूस कर सकती थी, और हवा में फैलती हुई मारने की ठंडी नीयत को भी। डार्क सन फॉरेस्ट कभी किसी को लंबा सुकून नहीं देता, और उनका सफर अब भी बहुत लंबा था। जैसे जैसे वो डार्क सन फॉरेस्ट के भीतर जाते गए, रोशनी और धुंधली होती गई। धुंध इतनी घनी थी कि मून के इस हिस्से पर दिन होने के बावजूद भी सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। झंगी और उसकी टीम को अपने कॉम्बैट सूट्स के नाइट विजन उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ा। यहां के पेड़, या यूं कहें कि वो काले जीव जो ल्यूनेरियंस की लाशों से पले बढ़े थे, अब अजीब आकार लेने लगे थे। कुछ डालियां ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे इंसान दर्द में तड़पते हुए जमे हों। उनके छाल के बीच से गाढ़ा लाल तरल रिस रहा था, जिसमें सड़न की मीठी पर अजीब गंध थी। झंगी, यांग जिंगसिन और ब्रायन धीरे धीरे चल रहे थे। सड़े हुए पत्तों और अनजाने पदार्थों से ढकी जमीन पर उनके हर कदम की चरमर आवाज भयानक खामोशी में गूंज रही थी। इस शापित जगह की गंध तो ऐसे है जैसे मिल्फ्यूल की परतें, हर परत पिछली से ज्यादा घिनौनी। ब्रायन बड़बड़ाया। वो एक बदला हुआ सफेद लेब्रेडर रिट्रीवर था। उसका फर अभी भी काफी साफ था, लेकिन उसकी नाक लगातार फड़क रही थी। उसकी सुपर पावर उसे असाधारण सूंघने की और भाषा समझने की क्षमता देती थी। इसलिए वो इस टीम का सबसे भरोसेमंद गाइड था। केओस, डेथ और वो अजीब पागलपन की महक, जैसे सड़ा हुआ चीज। अचानक वो रुक गया। उसने जमीन के पास नाक ले जाकर सूंघा, पूंछ नीचे कर ली
और फिर बिजली की तरह हिलाने लगा। भौं भौं, रुको, ये खुशबू जानी पहचानी है, बहुत हल्की है, लेकिन इन डरावनी गंधों के नीचे छुपी है। हाँ, ये वही है। यांग जिंगसिन शांत खड़ी थी। उसकी काली आंखें उस जगह को देख रही थी जहां ब्रायन सूंघ रहा था। उसकी नजरें मानो सड़े हुए पौधों की परतों के पार तक देख सकती थी। क्या है? झंगी ने पूछा। आवाज कुछ भारी हो गई थी। जितना वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य दबाव उसके दिमाग पर लिपट रहा है, जैसे ठंडी गीली मकड़ी का जाला। ये वही शैडो वॉरियर की गंध है, बर्निंग बोन्स की, और उस अंधी लड़की की भी। ब्रायन ने जवाब दिया। उनके कपड़ों की खुशबू अब भी मौजूद है। वो लोग यहीं से गुजरे हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन पहले। चलते रहो। झंगी की आंखों में चमक आ गई। अगर बर्निंग बोन्स मिल गया तो हमें नाइट विच या फॉरेस्ट के दिल के बारे में सुराग मिल सकते हैं। उसे यह भी पता था कि वहां फिर से एक बड़ा युद्ध होना तय है। बर्निंग बोन्स और मीटियोर शावर को ढूंढकर अगर मीटियोर को वापस लाया गया तो वो उसकी जिंदगी का अंत होगा। पर क्या फर्क पड़ता है? वो ये सब कुछ सह सकता था, सिर्फ इसलिए ताकि मून के टूटने से अर्थ पर टकराव ना हो और असली प्रलय शुरू ना हो, चाहे इसके लिए पूरे ल्यूनेरियन रेस का सफाया ही क्यों न करना पड़े। 2 इंसान और एक कुत्ता उस अंधेरे जंगल में और गहराई तक बढ़ते गए। ब्रायन की नाक अब उनका एकमात्र रास्ता थी। धीरे धीरे आसपास की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि अब हवा की सरसराहट भी गायब थी। बस उनके कदमों की और सांसों की आवाज रह गई थी। झंगी के कनपटी में अजीब धड़कन महसूस होने लगी। उसकी नजर के कोनों में छोटे छोटे काले बिंदु झिलमिलाने लगे। ब्रदर झंगी, यांग जिंगसिन ने चिंता भरी आवाज में कहा, क्या आप ठीक हैं? झंगी ने भौहें सिकोड़ ली। उसका दिमाग गड़बड़ाने लगा था। गुस्सा, बेचैनी और अजीब धुन से ढका हुआ एहसास। ये स्पिरिचुअल पॉल्यूशन है, उसने गहरी आवाज में कहा। यह पहले से कहीं ज्यादा सटल है, जैसे पानी की बूंदें पत्थर को सालों में काट देती है। उसने डायमेंशनल पोर्टल्स का बैरियर बनाने की कोशिश की ताकि खुद को मानसिक भ्रष्टाचार से बचा सके, लेकिन यह प्रदूषण हर ओर फैला हुआ था। यह कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी धीमी जहर थी जो उसकी परसेप्शन को धीरे धीरे मोड़ रही थी। यह हमला शरीर पर नहीं, दिमाग पर था, और इतनी सर्वव्यापी ताकत से आया था कि उससे बचना लगभग नामुमकिन था। चैप्टर 2370, जो देखा जाता है वही कर्म 3। आत्मा और इच्छा का प्रदूषण ऐसा होता है जो हर जगह फैल जाता है। झंगी इस एहसास से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। ये वही एहसास है जो मुझे मैमन की बंद भूमि में हुआ था। उसने सोचा, लेकिन साफ था, रौत के पाप समाल की मानसिक भ्रष्टता मैमन से कहीं ज्यादा गंदी और गहरी थी। धीरे धीरे झंगी की आंखों के सामने का दृश्य बदलने लगा। कभी सब सामान्य दिखता तो कभी सब कुछ विकृत हो जाता। पेड़ पौधे अजीब आकार लेने लगते, जमीन मुड़ती, आकाश झुक जाता। उसने अपने कॉम्बैट सूट का मास्क मलते हुए कहा, अभी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कार में चढ़कर उल्टी आने वाली हो। आसपास के मुड़े हुए पेड़ जैसे जिंदा हो गए हों। उनकी डालियां धीरे धीरे लहराती हुई टेंटिकल्स जैसी लगने लगी। जमीन से जो तरल निकल रहा था वो अब गाढ़ा काला कीचड़ बन चुका था, जिसमें बुलबुले उठ रहे थे और गड़गड़ की आवाजें आ रही थी। अचानक झंगी ने देखा, उसके अपने हाथों और पूरे शरीर के चारों ओर ठंडी काली आग जलने लगी। वो आग गर्म नहीं थी, लेकिन उसके भीतर से एक जलती हुई पीड़ा और आत्मा की गहराई से उठती भूख महसूस हो रही थी। फिर वो दृश्य और भी गहरा गया। अब वो जंगल में नहीं था, वो एक असीम बंजर जमीन पर खड़ा था। आसमान खूनलाल था, धरती दरकी हुई और कहीं कोई हरियाली नहीं। लेकिन पलक झपकते ही दृश्य बदल गया। आसमान नीला हो गया, सफेद बादल थे
और वो एक हरे पहाड़ पर खड़ा था जहां हर तरफ ताजी घास लहरा रही थी। हवा के झोंकों ने माहौल में हल्की सी हलचल भर दी। ये भ्रम कितना असली लग रहा है, उसने व्यंग्य से कहा। वो खुद को शांत करने के लिए वैंग शॉरेन्स दी फिलॉसफी ऑफ माइंड की पंक्तियां याद करने लगा था कि तभी सामने एक इंसान का आकार उभरा। एक सुंदर नौजवान सादी लिनन की चोगे में एक चट्टान पर बैठा था। हाथ में लकड़ी की लाठी थी, होठों पर हल्की मुस्कान और मुंह में एक हरी घास की पतली डंडी दबाए हुए। उसके पास सफेद भेड़ों का झुंड चर रहा था। उसकी शक्ल इतनी परफेक्ट थी कि सच जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली भंवर जैसी थी, जो रोशनी को भी निगल लेती थी। झंग यी को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। इतना समान, ये एहसास तो पहले भी हुआ था। 6 महीने पहले भी उसे ऐसा ही भ्रम हुआ था, जब ली चंगोंग ने उसका रूप लेकर फैंसी किंगडम की यात्रा की थी। वो ली चंगोंग नहीं, बल्कि ग्रीड का पाप मैमन था। स्वागत है, स्वागत है। लड़के की आवाज साफ और मधुर थी, जैसे किसी पहाड़ी झरने की ध्वनि, लेकिन उसमें एक पुरानी गूंजती हुई शक्ति थी जो सीधा झंग यी के मन में उतर रही थी। झंग यी ने सावधानी से उसे देखा। उसकी स्पेस ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी, किसी भी क्षण हमले के लिए तैयार। भले ही सामने वाला मुस्कुरा रहा था, पर झंग यी की प्रवृत्ति ने उसे सतर्क कर दिया था। समाल, उसने नाम लिया। ये सवाल नहीं, बल्कि पुष्टि थी। सिर्फ रॉथ का देवता, वो दानव ड्रकर जो आदिम इच्छाओं का प्रतीक है, वही इतनी शुद्ध मानसिक प्रदूषण की शक्ति फैला सकता था। लड़का, समाल का अवतार, हल्का मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने चरवाहे की लाठी से जमीन की हरी घास को छुआ। एक भेड़ पास आई और उस घास को चबाने लगी। देखा? समाल ने शांत स्वर में कहा। घास मिट्टी से पोषक तत्व और पानी लेती है और इस तरह बढ़ती है। फिर भेड़ें उसे खाती है और जिंदा रहती है, बच्चे पैदा करती है। उसकी नजर फिर झंग यी पर टिक गई। उन काली आंखों के भंवर में एक अथाह गहराई थी। और फिर मनुष्य भेड़ को खाते हैं, ताकत पाने के लिए, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। वो सिर थोड़ा झुकाकर मुस्कुराया। तो बताओ, क्या मनुष्य सीधे घास खा सकता है या मिट्टी? झंग यी ने भौहें सिकोड़ ली। वो समझ गया कि ये सिर्फ कोई मजाक नहीं, बल्कि एक गूढ़ सवाल है। एनर्जी का स्थानांतरण कभी सीधा नहीं होता, उसने सोचा। हर स्तर का एक दायरा है, एक सीमा। ऊंचे जीवन रूप अगर सबसे नीचे की ऊर्जा को सीधे सोखने लगे, तो वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। देखो, समाल की आवाज अब मोहक हो गई। भेड़ घास खाती है, मनुष्य भेड़ को। ये प्रकृति का नियम है, विकास की सीढ़ी। और डिवार करना, ये ब्रह्मांड की सबसे मूलभूत और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। तो क्यों विरोध करते हो? क्या तुम्हारे भीतर वो भूख नहीं बह रही? काले शोले अब झंग यी के चारों ओर और भी तीव्र जलने लगे। उसके भीतर से एक जंगली इच्छा उठी, सब कुछ निगल जाने की। जमीन, घास और यहां तक कि वो सुंदर चरवाहा लड़का भी। वो पागलपन का स्रोत मैड आउल की शक्ति से जुड़ा था। वो दृग्देव जाति की मूल शक्ति का हिस्सा था, जिसे अब समाल अनंत गुना बढ़ा रहा था। डिवार, इवॉल्व। उसके विचार टूटने लगे। काली आग उसकी चेतना को निगल रही थी और वो खुद को एक अंतहीन अंधेरे गर्त में गिरता हुआ महसूस कर रहा था, जहां सिर्फ भूख थी और तृप्ति। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना पूरी तरह डूबने वाली थी, एक ठंडी, स्पष्ट आवाज गूंजी, जैसे कोई नियम खुद बोल उठा हो। उसकी आत्मा के भीतर से, आर यू वाली डिटर्मिनेशन, बाहरी मानसिक प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है। आत्मसुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय। प्यूरिफाई सेटार्न प्रोसीजर प्रारंभ। ये यांग जिंगसिंग की आवाज थी। नहीं, ये कुछ और था, जैसे उसने पहले से कोई एंटीवायरस प्रोग्राम झंग यी की चेतना में डाल रखा हो।
वो हेयरस्कर एरो जो पहले ही उसके शरीर में डाली गई थी अब सक्रिय हो गई। पल भर में झंग यी ने देखा नीले रंग की असंख्य पतली रोशनी, जैसे किसी सर्किट बोर्ड की धारियां उसके शरीर के भीतर चमक उठीं। जहां काली आग जल रही थी, जहां जहां वो नीली रोशनी फैली, वहां काली आग बुझती चली गई, जैसे किसी दुश्मन से टकराकर राख बन रही हो। वो सुंदर चरवाहा लड़का अचानक विकृत होने लगा। उसकी छवि धुंधली हुई, फिर एक मौन चीख के साथ टूट गई, मानो शीशा चकनाचूर हो गया हो। भ्रम समाप्त हुआ। झंग यी ने आंखें खोली। थोड़ी देर के लिए उनमें उलझन थी, पर फिर वो गायब हो गई। उसके पीठ से ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थी। वो फिर से डार्क फॉरेस्ट में खड़ा था, यांग जिंगसिन उसके बगल में, और ब्रायन सामने खड़ा सतर्क नजर से उसे देख रहा था। भाई, कहाँ खो गए थे? ब्रायन ने मजाकिया लहजे में कहा। मैं तो सोच रहा था तुम मेडिटेशन करके किसी सेज बन गए। वो हंसा। हम दोनों ब्रोज हैं ना, अगली बार डुओ क्यों करते हैं? झंग यी ने उसे घूरा। मुझे ऑटोमेटिक मोड ज्यादा पसंद है, मैनुअल नहीं। हैंड्रिप कॉफी भी नहीं पीता। यांग जिंगसिन शांत स्वर में बोली। तुम एक गहरी मानसिक भ्रम में फंसे हुए थे। मेरी प्रीसेट की हुई कॉग्निटिव एंकरिंग रूल सक्रिय हो गई। जब भी तुम्हारी चेतना ज्यादा प्रदूषित होती है, वो जबरन परसेप्शन को रीसेट करके तुम्हें रियलिटी की बेसलाइन पर वापस लाती है। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।